और आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट। सर हमने चैप्टर 1 पढ़ा, फिर हमने चैप्टर 2 पढ़ा, फिर 3 और 4 को स्किप क्यों कर दिया, हम 5 पे क्यों आ गए? अरे ऐसी, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट के बाद में मैं आपको पढ़ा दूंगा एलएलपी एक्ट, और एक बार एलएलपी एक्ट हो गया उसके बाद में फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा पार्टनरशिप एक्ट। तो आपको काफी इजी लगेगा। यूजुअली मैं यही सीक्वेंस फॉलो करता हूँ। अब कंपनीज एक्ट अगर आप देखो तो कंपनीज एक्ट को इंस्टीट्यूट ने आपको 3 बार पढ़ाएगा। मतलब आप इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनेगा वो 3 बार पढ़ेगा यहाँ पे कंपनी लॉ को। एक बार तो वो पढ़ेगा फाउंडेशन कोर्स में। फाउंडेशन कोर्स में जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या ले रहे हो, ओवरव्यू। मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, इफ दिस इज कंपनीज एक्ट तो आप शायद इतना सा कंपनीज एक्ट पढ़ोगे फाउंडेशन में। ये आप समझ रहे हो कितना सा गैप है? दिस इज यू आर स्टडिंग इन फाउंडेशन कोर्स। जब आप अपने इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे तो इंटरमीडिएट लेवल में आपका ये ओवरव्यू जो है ये तो रहेगा ही, प्लस आपका सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 148 तक ये आपका सीए इंटर का सिलेबस होगा, जहां पर आप कंपनी लॉ पढ़ोगे। और फिर जब आप आ जाओगे सीए फाइनल के अंदर तो सेक्शन 149 ऑनवर्ड्स आपका सेक्शन 370 तक का जो प्रोविजन है, हालांकि सारे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें एबीसी एनालिसिस हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ 149 से लेके 370 तक कंपनीज एक्ट में 370 सेक्शन है, बीच में कुछ डिलीट किए हुए कुछ नए ऐड किए हुए। बट अगर आप क्रोनोलॉजी नंबर वाइज देखोगे तो 1 और 370, लास्ट आपको 370 दिखेगा। सो सेक्शन 370 वुड बी योर लास्ट सेक्शन, ये आपके फाइनल के सिलेबस में है। तो फाइनल में आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आपको ये भी अच्छे से आता है और ये भी अच्छे से आता है। अभी आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, इंस्टीट्यूट का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए। ओवरव्यू आपसे पूछा जाएगा मोस्टली, अगेन आई वुड से काफी सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चंस मैं प्रेडिक्ट करके आपको बता सकता हूँ, बट हाँ अगर आप देखो तो आपका सिलेबस ही इतना छोटा है कि सारे पढ़ लो तो आपका ऑटोमेटिकली एग्जाम में प्रिपरेशन आपका 100% हो जाएगा कि सर ये सब तो पढ़ा हुआ ही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ कंपनी के बारे में क्या करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। जब आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे और अगर आप मेरे से कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी हद तक ऐसा लगेगा अरे सर ये तो आपने फाउंडेशन में बताया था। क्योंकि वहां पर क्या होगा, पहले ये ओवरव्यू का डिस्कशन होगा, फिर हम यहाँ पर सेक्शन 1 से कनेक्ट करते हुए आगे तक के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। तो ये आपका कंपनी लॉ का जो पूरा प्रोविजन है वो आपके लिए बनाया गया है सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो एक मैं आपको जस्ट इसका आइडिया देना चाहता था, हर बैच में मैं एक ऐसा आइडिया देता हूँ कि कंपनीज एक्ट आपको इस तरीके से पढ़ना है। और अगर आप इंस्टीट्यूट के लर्निंग आउटकम को भी पढ़ो तो यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट क्लियरली क्या बोल रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू द वर्किंग नॉलेज ऑन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट्स इट। इंस्टीट्यूट चाहता है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप समझ सको कंपनी के बारे में, कंपनी में एक कॉर्पोरेट व्हील का थ्योरी होता है उसके बारे में आप समझ सको, अलग अलग टाइप के जो कंपनीज होते हैं आप उसके बारे में समझ सको, एक कंपनी को किस तरह से रजिस्टर किया जाता है, कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और आइडिया होना चाहिए फॉर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कि ये क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से ये वर्कआउट होता है, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। आप बताइए, ये आपको क्लियर हुआ कि कंपनी लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो यही हमारा सिलेबस है, लगभग हम हर चैप्टर में यही सब, मतलब हर लेक्चर में यही सब पढ़ते जाएंगे। तकरीबन मुझे 2 से 3, दो तो नहीं 3 से 4 लेक्चर लगेंगे जिसमें कंपनीज एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप देखो कंपनी, तो कंपनी क्या होता है, व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज अ कंपनी, ये आपका सिलेबस है बाय द वे। बट व्हाट इज अ कंपनी, मतलब ये सब तो ठीक है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 एंड ब्ला 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 ब्ला, ये सब तो ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछे कंपनी, तो कंपनी क्या होता है, व्हाट इज कंपनी? ओके, सो एक आंसर मेरे पास आया है कि कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि बाइंग एंड सेलिंग मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस करता है, करेक्ट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस करता है, ओके। क्या कंपनी सिर्फ बिजनेस करता है? क्या हम कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट वाला बना सकते हैं बिना बिजनेस के? तो सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच डज बिजनेस, विच मे और मे नॉट डू द बिजनेस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच मे और मे नॉट डू द बिजनेस, करेक्ट? राइट, अच्छा। अ, अब एक पॉइंट आता है, सी, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर दिया। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? सी, आई आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर, पर मस्ती है, इससे आप अवेक रहोगे एक तो क्लास में, दूसरा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझ पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? करेक्ट, तो एक आंसर यहाँ पे आया कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट? सो देर आर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कुछ लोग हैं जो एक साथ मिलके, क्या बोलते हैं, हम एक साथ मिलके एक काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, या बिजनेस मतलब जब मैं बोल रहा हूँ काम करेंगे तो नॉट नेसेसरीली बिजनेस, बट हाँ वो कोई कार्य करेंगे, कोई काम करेंगे, जो हो सकता है बिजनेस के लिए हो सकता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए हो, और वो सब एक साथ में आ गए। अब ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को आपको दो चीज देना होगा। एक तो इस ऑर्गेनाइजेशन को आपको नाम देना पड़ेगा, करेक्ट? दूसरा, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्म देना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हो तो हम बोलते हैं ना विष्णु भगवान ने अलग अलग रूप लिए। तो विष्णु भगवान ने एक बार मछली का रूप लिया, एक बार आपने देखा वो आधा सिंह मतलब आधा लायन आधा इंसान का रूप लिया, एक बार रामचंद्र जी का रूप लिया, और एक बार कृष्ण भगवान का रूप लिया, और भी इस तरह से करके अलग अलग रूप है। अभी बोलते हैं कलयुग में कल की अवतार लेंगे, है कि नहीं? तो एक तो हो गया नाम और एक हो गया फॉर्म। आप समझ पा रहे हो दो चीजों के बारे में मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं? तो आपने ग्रुप ऑफ पीपल यहां पर मिला, ठीक है, तो हमारा कॉमन एग्जाम्पल में गौरव गुप्ता यहां पर रहते हैं, तो गौरव है, फिर यहाँ पे आदित्य है, ठीक है, यहाँ पे ईश भी है, और लेट्स से मैं आ जाता हूं, मैं भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अनुश्री है, ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे को स्टूडेंट्स का नाम जाके चेक करना होगा, आप लोग बात ही नहीं करते हो इसीलिए, चलो धनश्री, और यहाँ पे सत्यम भी है, ठीक है। सो यहाँ पे धनश्री है और यहाँ पे सत्यम है। हम सब ने मिलके डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा कॉरपोरेट एडवाइजर्स। आया आपको समझ में? हम सब ने डिसाइड किया, हम सब इनमें से हम में से, जैसे मैं तो एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, बट यहाँ पे हम में से हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट है, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ये प्रोफेशनल्स है। चलो मैं हटा देता हूँ, जनरेशन गैप है, मैं नहीं हूँ इसमें, लेकिन आप सब फ्रेंड्स थे, आप सब स्कूल से साथ में पढ़े हो। अब आप में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, सपोज दो जने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, दो जने यहाँ पर लॉयर बन गए, ठीक है, एक यहाँ पर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट हो गया, एक सीएफए है यहाँ पे, एक यहाँ पर एमबीए है, तो राइट एन एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। इस तरह से करके आप सब एक ग्रुप है, आप सब ने डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे, हम एक बिजनेस शुरू करेंगे, और हम एडवाइजरी बिजनेस शुरू करेंगे। आगे आपको समझ में? राइट, वी विल डू द एडवाइजरी वर्क। हम क्या काम करेंगे? हम एडवाइजरी देंगे। तो हम उसका नाम रखने वाले हैं कॉरपोरेट एडवाइजर्स। तो ये तो हो गया नाम। अब आप मुझे बताओ, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फॉर्म देना पड़ेगा, यू हैव टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कैन यू फॉर्म अ सोल प्रोपराइटरशिप? कैन यू फॉर्म अ सोल प्रोपराइटरशिप? सर कैसी बात कर रहे हो, एक इंसान होता तो सोल प्रोपराइटरशिप होता। गुप्ता जी बोलते मैं अकेले दुकान खोलूंगा तो सर सोल प्रोपराइटरशिप चलता, लेकिन नहीं, यहाँ तो बहुत सारे लोग साथ में हैं,
तो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकता। क्या आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो? क्या आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो? बोला हाँ सर, हम यहाँ पे एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों ने डिसाइड किया, आप लोगों ने बोला यार देखो, हम एडवाइजरी देंगे कॉर्पोरेट, ठीक है, और फॉर्म खोलेंगे पार्टनरशिप, अच्छा नहीं लगता यार, सूट मतलब ऐसा हो जाएगा इमेज प्रॉब्लम हो जाएगा, हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करेंगे। फिर हमने बोला चलो एक काम करते हैं, हम ट्रस्ट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ट्रस्ट फॉर्म करने का बात आएगा तो फिर बोलेंगे एक बात बताओ, हमने यहाँ पे कोई क्या एनजीओ खोला है, हम कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, तो जो हम ट्रस्ट यहाँ पे क्रिएट करें, नहीं नहीं ट्रस्ट नहीं खोलते यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सर ये क्या है? ये भी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, जैसे ट्रस्ट है, वैसे ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये भी एक आपका बिजनेस करने का तरीका है। फिर आपने बोला सर हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सर हम चाहें तो पार्टनरशिप का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आजकल काफी मार्केट में चल रहा है, एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। और हम चाहें तो हम एक कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी इज नथिंग, कंपनी इज जस्ट द फॉर्म ऑफ डूइंग business, right? Where you may do business for profit or you may do business not for profit. आया समझ में guys? आया समझ में? Right? And there are different forms, there are multiple forms in which you can select, but you decide that no, हम यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगे? हम यहाँ पर कंपनी फॉर्म करेंगे। आप बताओ, सो व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज नथिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। सो पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि कंपनी क्या होता है, सो कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा सर, कंपनी बनाने में लोगों को जनरली हमने देखा है कि काफी हेसिटेंट होते हैं वो, मतलब थोड़े से घबराए हुए रहते हैं, अरे यार कंपनी बनाना है, या कंपनी के नाम से आपको ऐसा लगता है ना कुछ तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब मेरी कंपनी है, मैं ऐसे बोलूं मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, शक्ल से बोलोगे यार ये तो गरीब आदमी है, मतलब डोंट टेक इट लिटरली, गरीब मतलब गरीब आदमी। पार्टनरशिप बोलोगे तो बोलोगे अरे यार मतलब शायद इतने पैसे नहीं थे साथ में मिलके, या चलो ठीक है। लेकिन जैसे कंपनी बोलते हो दिमाग में ऐसे आता है ना कि अरे यार क्या, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप का गल्ला करोड़ों का बिजनेस हो और कंपनी 1 लाख रुपए की हो, पर फिर भी कंपनी बोलती है, ऐसा लगता है ना, मतलब अरे यार बड़े लोग, ठीक है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी में ऐसा क्या होता है? सो कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सर व्हाई इट्स अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस? क्योंकि देखो एक सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए कौन है? इस सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए कौन है? ये सोल प्रोप्राइटर खुद ये डिसाइड करेगा कि इस बिजनेस में कब पैसा आएगा, कब पैसा जाएगा, कौन इसमें एम्प्लॉय होगा, किसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होगा, कौन से बिजनेस में जाना है, कब जाना है, कैसे करना है, कब इसको स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, सब कुछ मेरी मर्जी, ठीक है। तो ये गाना सुना आप लोगों ने, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, राइट? तो ये वाला सिनारियो सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन जब आप बात करते हो कंपनी का, कंपनी में आप ये काम नहीं कर सकते मेरी मर्जी, इवन दो आपके पास कंपनी के 100% शेयर हो, आप एक कंपनी के 100% ओनरशिप हो, कंपनी में वैसे शेयर होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल होता है, वैसे यहाँ पर शेयर होता है। ये सब आप लोगों को पता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को स्क्रैच से एक बार बता रहा हूँ कि कंपनी में शेयर्स होते हैं। इवन दो कंपनी के अंदर 100% शेयर्स है, फिर भी मैं ये नहीं बोल सकता मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कंपनी इज अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो सर प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब हुआ? कि कंपनी जो है वो गवर्न किया जाता है बाय कंपनीज एक्ट। और हमने अभी तक देखा है सर, जो एक्ट होते हैं ना, कानून होते हैं, वो काफी मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं। स्ट्रिक्ट मतलब उसमें डूज एंड डोंट्स जो होता है वो आपको काफी क्लियरली गिवन होता है कि नहीं? आप देखो, आपने नोटिस किया कि जो कंपनीज एक्ट में आपने हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट को देखा, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितना क्लियरली गिवन था? यस और नो गाइस? यस और नो?
सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सब कुछ क्लियरली गिवन था, कौन सेलर है कौन बायर है, क्या गुड्स है क्या गुड्स नहीं है, एवरीथिंग वाज गिवन, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पर दिया हुआ था। ऐसे ही कंपनीज एक्ट के अंदर भी सब चीज क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है कि एक कंपनी कैसे स्टार्ट होगा, ये बिजनेस कैसे रन करेगा, और ये बिजनेस कैसे एंड होगा, ये कंपनी कैसे एंड होगा, सब कुछ। स्टार्ट को हम यहाँ पर बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, एंड को हम यहाँ पर बोलते हैं वाइंडिंग अप या फिर डिसोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, और रनिंग को हम यहाँ पे बोलते हैं ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। सब कुछ यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि कंपनी कैसे चलेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। सर तो कंपनीज एक्ट अभी जो एट प्रेजेंट है वो कौन सा है, देखो 2013 का कंपनीज एक्ट अभी हमारे पास एप्लीकेबल है। 2013 से पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था, 2013 से हमारे पास था कंपनीज एक्ट 1956। तो आपको कुछ कंपनीज फिलहाल दिखेंगी जो 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, कुछ कंपनीज आपको देखेंगी जो किसमें इनकॉर्पोरेट हुई है, 1956 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपको इससे पहले 1913 ये वाला एक्ट भी मिलेगा। कुछ कंपनीज आपको एट प्रेजेंट मिलेगी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1913 एक्ट के अंदर। इनफैक्ट आपका एक सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, बीसीके, करेक्ट। जब आप बीसीके को पढ़ोगे ना तो वहां पर आप देखना जो कंपनीज 1956 के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि रिलायंस, तो रिलायंस वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस। लेकिन अगर आप बजाज को देखोगे वो 1945 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। अब वो 1945 में इनकॉर्पोरेट हुआ मतलब दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट ऑफ 1913। इससे पहले अगर आप देखोगे तो आपके पास था 1862 का कंपनीज एक्ट था, वो आपके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होके रखा हुआ था, राइट। 1884, 1862 इस तरह से करके कंपनीज एक्ट आपके ऊपर था। तो जो कंपनीज एक्ट अपना आईटीसी जैसा कंपनी है वो 1913 से पहले वाले कंपनीज एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होके रखा हुआ था। सो दिस इज हाउ इट गोज। और इंडिया में कंपनीज एक्ट का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, ब्रिटिशर्स। इंग्लिश जो कंपनी लॉ था वो यहाँ पर आया। अभी तक के जितने भी कंपनीज एक्ट थे, 13 नहीं, ये वाले जितने भी कंपनीज एक्ट थे, ये वाले सारे कंपनीज एक्ट क्या होते थे, दीज वर कॉपी पेस्ट ऑफ द इंग्लिश कंपनी लॉ। दिस वाज जस्ट द कॉपी पेस्ट ऑफ द इंग्लिश लॉ। तो इंग्लैंड के अंदर, यूके में कंपनीज एक्ट में चेंज आता, इंडिया में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता। मैं आपको बता रहा हूँ जब तक 2013 कंपनीज एक्ट नहीं आया। जब 2013 कंपनीज एक्ट आया, इसको हम बोलेंगे ये था हमारा देसी वर्जन 2013। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि अब हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी थी, और हमने ये देखा कि हमारे इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है, तो हमने हमारे हिसाब से जो कंपनीज एक्ट था वो बनाया। इन बिटवीन 1956 से लेके 2013 तक कंपनीज एक्ट बहुत बार अमेंड हुआ। 1913 से लेके 1956 तक यहाँ पर भी कंपनीज एक्ट काफी बार अमेंड हुआ था। बट अब अगर आप 2013 को देखो तो ये हमारा देसी कंपनी लॉ है। और 2013 एक्ट के अंदर भी अगर आप देखो तो काफी बार अमेंडमेंट्स इसमें आ चुके हैं। 2015 में आया, 2017 में आया, 18 में, 19 में, 20 में, तो काफी बार कंपनीज एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट्स आ चुका है। तो ये एक आपको मैंने ब्रीफ बैकग्राउंड दिया अबाउट द कंपनी। आर वी ऑल क्लियर अबाउट व्हाट कंपनी इज? या अगर आपको कहीं पर समझाना पड़े कि कंपनी क्या होता है तो क्या आप उसको समझा पाओगे थोड़ा प्रोफेशनल वे में कि what is company? It's just the form of doing business, and it is called as the professional way of doing the business. Why it is called as professional way of doing business? Because it is completely governed by the Companies Act, and Companies Act clearly provides, forget Companies Act, any act, it clearly provides the do's and the don'ts, है कि नहीं। हम अगर पहला लेक्चर मेरा याद हो, मैंने आपको बताया था कानून है, कानून क्लियरली वहां पे डूज और डोंट्स आपको बता देता है, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ क्लियरली वहां पर गिवन होता है। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंदर भी सब कुछ क्लियरली गिवन है। भले ही 100% ओनरशिप मेरे पास है, पर बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मतलब ऑब्वियसली डिसीजन मैं लूंगा, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैं उस बिजनेस को शुरू करूंगा। बिजनेस को रन करना है, डिसीजन भले ही मेरे होंगे, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से सारे ऑपरेशंस चलेंगे। कंपनी को बंद करना है तो ऐसा नहीं आज मेरा मन कंपनी बंद, अब से कल से चलो टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं। कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक पूरा प्रोसेस होगा और उसके हिसाब से कंपनी को
बंद किया जाएगा। और इसीलिए शायद कंपनी को आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्या आपने ये वर्ड पहले सुना है? आर्टिफिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। देखो, एक होता है नेचुरल पर्सन और दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, नेचुरल पर्सन कौन? नेचुरल पर्सन आप और मैं, ठीक है, जो नेचर के प्रोसेस के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुए। और एक है जो कानून के तहत, ठीक है, आर्टिफिशियली इनकॉर्पोरेटेड। जुडिशियल, जुडिशियल कानून के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो जैसे हमारा इनकॉर्पोरेशन का, हमारे ऑपरेशंस का और हमारे वाइंडिंग अप होने का एक प्रॉपर तरीका है, वैसे ही इस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का भी इनकॉर्पोरेशन का, इन ऑपरेशंस का और वाइंडिंग अप का भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। ऐसा नहीं जब मन तब स्टार्ट और जब मन तब बंद। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो ये देखो, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है दैट द कंपनीज एक्ट 2013, ये क्यों आया था? दिस वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे कंपनी लॉ थे, मतलब बहुत सारे कंपनी लॉ नहीं थे, कंपनी लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस थे, उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स आ गए थे। हमने बोला बहुत हो गया, अभी और अमेंडमेंट्स करने की बजाय, मतलब एक टाइम ऐसा होता है ना, आ, ये बॉयज के साथ ऐसा होता है, आप स्कूल में जब थे तो आपका ट्राउजर, एटलीस्ट वी ऑल बिलोंग टू दैट मिडिल क्लास फैमिली, आपका हाइट फटाफट से ग्रो करता है, तो आपका ट्राउजर जो होता है उसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा डलवा दिया जाता है। जैसे आप ग्रो करते हो, आपका ट्राउजर दर्जी के पास जाएगा और दर्जी नीचे से स्टिच खोल देता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अब उसमें कपड़ा बचता ही नहीं है। ऐसा हुआ है? एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ है ये वाला, राइट? तो वो कपड़ा उसमें फिर बचता ही नहीं है, तो आप लास्ट में फिर क्या करते हो? आप बोलते हो अब नया पैंट ही सिलवाना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे जाता है, राइट? कि कंपनीज एक्ट में अब और अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इसके अच्छा एक काम करो, नया वाला कंपनीज एक्ट ही उठा के ले आओ। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर आया गया। इट वाज एनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले क्या था? 1956 एक्ट था, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और क्यों हम लेकर आए? क्योंकि आप देखो, ड्यू टू द चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1956 एक्ट को हमें रिप्लेस करना चाहिए। मैंने आपको बताया था, एक तो अमेंडमेंट की अब गुंजाइश नहीं थी, दूसरा आप सोचो 1956 एक्ट में हम किस तरह से बिजनेस करते थे, क्या उस वक्त देश की स्थिति थी और क्या उस वक्त टेक्नोलॉजी रहा, और हम आ गए हैं 2013 के अंदर। तो आप देखो कितना डिफरेंस, स्टार्क डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। 50 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। और इंडिया में अगर आप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो यहाँ पर एक बहुत ही मेजर ईयर आया था 1991, करेक्ट? जहां पर क्या हो गए थे? एलपीजी। इनफैक्ट अगर आप देखो, जो भी यहाँ पर लॉज थे 1991 के बाद, बहुत सारे लॉज नए नए आए। जैसे आप देखो, सेबी एक्ट 1992 आया। आई थिंक आपने बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के अंदर बिजनेस फैसिलिटेटर्स का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा, सेबी एक्ट 1992 आया। वो भी कब है? एलपीजी के बाद। आप देखो, सेबी से पहले कौन था? सीसीआई था। इधर सीसीआई था और इधर आ गया सेबी, करेक्ट? इसी तरह से आप देखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, IRDAI, ये भी यहाँ पर आपके पास आ गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप देखो, पहले यहाँ पर हुआ करता था फेरा, अब फिर देखो यहाँ पर आ गया फेमा। अब देख रहे हो डिफरेंस? फिर अगर आप यहाँ पे देखो, तो आपके पास था MRTP एक्ट, तो यहाँ पर आ गया आपके पास कंपटीशन एक्ट, करेक्ट? तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई, तो हमने बोला कंपनीज एक्ट को भी अकेला क्यों छोड़े, उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर देते, और कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पर सेटअप हुआ। बाय द वे, आई टेल यू, हमें ऑलमोस्ट 10 साल लग गए नए कंपनीज एक्ट को लाने में। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 2013 में अचानक से गवर्नमेंट को याद आया कि चलो अगले साल चुनाव होना है, कंपनीज एक्ट को चेंज करते हैं और रिप्लेस कर दिया। ऐसा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स लगे, 10 साल के करीब ऑलमोस्ट हमें लगा। कमिटीज बने, वो बिल्स को लेकर आए और उन बिल्स के ऊपर काफी सारा डिस्कशन हुआ, बहुत कुछ इसमें गया। एंड 10 years, ऑफ कोर्स ये सारा डिटेल्स आपको फाउंडेशन लेवल पे जरूरत नहीं, बट स्टिल कंपनीज एक्ट जब आता है तो थोड़ा सा मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि डे टू डे बिजनेस, कंपनी सेक्रेटरी ना, और डे टू डे बिजनेस मेरा यही, तो इसके लिए एनीवे आई अगेन ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल माय इमोशंस हियर। तो कंपनीज एक्ट 2013 आया और यहाँ पे
पुराने जितने भी चेंजेस थे उन सबको हमने रिप्लेस किया और नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1956 के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं था कि आप इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग कर सको। 2013 में इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटलाइजेशन, आप मीटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से करके बहुत सारे प्रोविजंस थे जो हमें यहाँ पर लेकर आ गए। तो सर ये तो हम इसमें भी एक्ट में अमेंडमेंट्स लाकर कर सकते थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मतलब अमेंडमेंट्स अच्छे नहीं लगते, उससे अच्छा एक काम करो, एक ऑल टुगेदर नया लॉ ही उठा के ले आओ। तो ये था। अब ये जो नया वाला कंपनीज एक्ट था, इसमें मैंने आपको बताया 470 सेक्शन है। आई थिंक मैंने वहां पे 370 लिख दिया था जब आपको मैंने स्टार्ट में बताया। आई एम सो सॉरी, 470 सेक्शन है। आई करेक्ट माई सेल्फ। सो सेक्शन 149 से लेके 470 तक आपको सीए फाइनल के अंदर कवर करने को मिलेगा। सो 470 सेक्शंस और इसमें है टोटल 7 शेड्यूल्स। और ये जो पूरा एंटायर कंपनीज एक्ट है, इसको डिवाइड किया गया है 29 चैप्टर्स में, जिसमें शुरू के 10 चैप्टर आप सीए इंटर में पढ़ोगे और बाकी बाद में पढ़ोगे। अब कंपनीज एक्ट जो है वो एक्ट अकेले नहीं है, कंपनीज एक्ट के साथ में आपको काफी जगह चीजें रूल्स में पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे कंपनीज एक्ट को, तो वहां पर काफी जगह ऐसे लिखा हुआ रहेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको ऐसा कई जगह दिखेगा एज में बी प्रिस्क्राइब। तो जहां पर भी वर्ड आ जाए एज में बी प्रिस्क्राइब, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर हमें किसको रेफर करना है, हमें रूल्स को रेफर करना है। ओके, तो ये कंपनीज एक्ट का पॉइंट आपके पास आता है। सो अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ द रूल्स एंड द कंपनीज एक्ट 2013 इट एम्स टू improve the corporate governance, simplify the regulation, strengthen the interest of minority investors, and first time legislators the rules of the whistleblower। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है, व्हाई कंपनीज एक्ट 2013? हालांकि अभी तो ऑलमोस्ट 8-9 साल हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछना तो नहीं चाहिए, बट फिर भरोसा नहीं है, आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाई कंपनीज एक्ट 2013 वाज इंट्रोड्यूस्ड और व्हाई 1956 एक्ट वाज रिप्लेस्ड। तो वहां पर आपको ये पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, और जो अभी तक हमने बोल बच्चन मैंने इतना किया, इसी को इंग्लिश में आपको लिखना होगा वहां पे, और आप अपने वर्ड्स में उसको लिखोगे तो भी चलेगा। एक तो यहाँ पर बात हो रहा है टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने आपको बताया था 2013 एक्ट जो है वो देसी कंपनीज एक्ट है। मतलब पहले वाले कंपनीज एक्ट में क्या होता था, यूके में चेंजेस होते थे और उसका चेंजेस इंडिया में आता था। लेकिन 2013 में देसी क्यों बोला? क्योंकि आप देखो, सत्यम कंप्यूटर्स एक कंपनी है, उसमें घोटाला हुआ था, ठीक है, और 7,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। ये इंडिया का बहुत बड़ा, मतलब उस समय के हिसाब से देखो तो बहुत बड़ा स्कैम था, क्योंकि इस स्केल का कॉर्पोरेट स्कैम पहले नहीं हुआ था। तो सत्यम कंप्यूटर्स वाज वन दैट स्कैम, जहां पर यह पता चला था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ही खराब है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसको हम बोलते हैं, गवर्नेंस का मतलब होता है पारदर्शिता, ठीक है, देयर इज ट्रांसपेरेंसी। अब सब चीजें सबको पता है। जैसे पीएम केयर फंड के लिए लोग बोलते हैं कि यार हमें डाउट है कि पीएम केयर फंड कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि पीएम केयर फंड बोलते हैं ऑडिट नहीं होगा, पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं होगा। तो वी डोंट नो, तो हम सब ने जिन्होंने भी पीएम केयर फंड के अंदर डोनेशन दिया, वी डोंट नो पीएम केयर फंड का क्या यूज होगा। कुछ लोग यहाँ पर, दोज हु आर एंटी गवर्नमेंट, वो इस तरह से बोलेंगे कि पक्का यहाँ से धोखाधड़ी हो रहा है। इलेक्शन में भी आप सुनते हो ना कि यहाँ से एमएलए खरीदा जा रहा है। अब जो लोग गवर्नमेंट को फेवर करते हैं वो ये बोलेंगे कि देखो, वी डोंट डाउट आवर प्राइम मिनिस्टर, हमें पता है प्राइम मिनिस्टर को अगर हमने पैसे दिए हैं पीएम केयर फंड में, तो डेफिनेटली वहां पर कुछ गलत काम तो नहीं हुआ होगा। बट हाँ, फिर भी अगर हमें इसका ऑडिट हो जाता, तो एक गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होता, हमें विश्वास होता, हम डाउट नहीं करते, या एटलीस्ट जो हमें बोलते हैं ऐसा कि यार तुमने फंड में फालतू में पैसा दिया, तो हम उनको बोल सकते हैं कि नहीं देखो, ऑडिट हुआ है इस पैसे का, और देखो यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मैंने आपको बताया ना, कंपनीज अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पर इंप्रूव किया। सिंप्लीफाई द रेगुलेशन, इसमें तो मैं सिंपली ये 3 लेटर लिखूंगा, LOL। हमने सिंप्लीफाई नहीं किया रेगुलेशंस को, हमने रेगुलेशंस को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हालांकि आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, तो मैं ये लॉल को मिटा देता हूँ। बट एनीवे, आप एग्जाम में जरूर लिखना, यस इट सिंप्लीफाइड। मतलब हमने क्या किया, तोड़ा मड़ोड़ा फोड़ा, तोड़ा फिर मड़ोड़ा फिर तोड़ा, तो इस तरह से करके काफी किया। तो कर रहे, गवर्नमेंट अभी भी रियलाइज कर रही है। आप कई बार एक किस तरह से न्यूज में वर्ड सुनोगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
ये टर्म आप कई बार सुनोगे, तो इसके नाम पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। तो सिंप्लीफाई द रेगुलेशंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एग्जाम में चाहो तो ये आप लिख देना अपने आंसर में कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या किया, उसने किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एग्जामिनर डेफिनेटली खुश हो जाएगा कि ये बच्चा थोड़ा सा ज्यादा ही अपडेटेड लग रहा है, भेजो इसको फटाफट से सीए इंटरमीडिएट में भेजो। राइट, तो सिंप्लीफाई द रेगुलेशन, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। अब देखो माइनॉरिटी इन्वेस्टर कौन होते हैं, देखो रिलायंस के अंदर अगर आप देखो मेजोरिटी शेयर्स किसके पास है, अंबानी फैमिली के पास है। तो कंपनी में एक आपके पास होगा मेजोरिटी शेयर होल्डर और एक हो जाएगा माइनॉरिटी। तो जैसे मैंने बताया रिलायंस का, तो रिलायंस में अंबानी फैमिली इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर एंड बाकी सब कौन है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अब पंगा क्या होता है, मेजोरिटी शेयर होल्डर अपनी कंपनी में अगर चाहे तो कुछ भी डिसीजन करवा सकता है। सर एक मिनट, आपने अभी बोला था कि कंपनी तो प्रोफेशनल वे है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। देखो कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आप अपने हिसाब से एट योर विम्स एंड फैंसीज नहीं कर सकते, एक उसका प्रॉपर तरीका है। तो अगर किसी कंपनी के अंदर आपके पास मेजोरिटी शेयर्स है, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर हो, तो आप काफी हद तक कंपनी के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो, बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन उन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का क्या, मतलब आज के डेट में अगर मुकेश अंबानी चाहे और वो इस तरह से बोलना चाहे कि चलो मैं चाहता हूं कि कंपनी 50 रुपया का डिविडेंड बांटे हर शेयर के ऊपर, तो वो अकेले ये डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है। लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 50 रुपया का डिविडेंड हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि थोड़ा सा एक दो जीरो आगे बढ़ा दो, मुझ गरीब पे भी कुछ कृपा बरसेगी, आप इस तरह से नहीं बोल सकते। खैर ये तो मजाक की बात हुई, बट अदरवाइज अगर आप देखो तो क्या होता है, एक मेजोरिटी सब्सटेंशियल कंट्रोल एक कंट्रोलिंग शेयर होल्डर के पास चला जाता है, मेजोरिटी शेयर होल्डर के पास जाता है। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कई बार ऐसा फील करता है कि यार मैंने कंपनी में पैसे तो लगा दिए, नाम की है कि ये देखो इसमें तुम्हारा 10% शेयर है, तुम्हारा 5% शेयर है, तुम्हारा 20% शेयर है, बट वो शेयर किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आई डोंट हैव अ से। देखो अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में जाते हो, तो आप देखो सब पार्टनर्स का अलग अलग, मतलब वैसे तो इक्वल वोटिंग राइट्स होता है, भले कैपिटल अलग अलग हो बट वोटिंग राइट्स आपका इक्वल रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर मेरे पास किसी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स है, तो आप देख लो कि कंपनी को मैं काफी हद तक कंपनी के डिसीजंस खुद ही ले सकता हूँ। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को काफी फील हुआ, और सत्यम केस में ऐसा हुआ था कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उनका पैसा पूरा डूब गया और उनको कोई रेमेडी भी नहीं मिला। तो हमने बोला कि यार नहीं, हम एक काम करेंगे, सत्यम कंप्यूटर्स के अंदर जो हुआ वो दोबारा से ना हो, इसके लिए हमने माइनॉरिटी शेयर होल्डर को स्ट्रेंथन किया। क्या किया ये आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, अभी नहीं बताऊंगा। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लेकर आ गए जिससे कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर चाहे तो ये कंपनी के काफी सारे डिसीजंस को रोक सकते। तो जो कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर एक मेजोरिटी शेयर होल्डर के पास था, उसको शिफ्ट किया गया। फिर विसल ब्लोअर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अभी विसल ब्लोअर कौन होता है? देखो विसल ब्लोअर वो इंसान जो बेसिकली विसल बजा के कुछ गड़बड़ हो रहा हो उसको रिवील कर दे। ठीक है, जैसे आप सत्यम कंप्यूटर्स में थे, आपको पता चला कि सत्यम में कुछ ना कुछ स्कैम हो रहा है और आप उस स्कैम के बारे में बताना चाहते हो, पूरी दुनिया को बताना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप विसल ब्लोअर बन जाओगे। ठीक है, अब विसल ब्लोअर का ये मतलब नहीं कि लिटरली आप सीटी लेकर बजाओगे, बट कॉन्सेप्ट वो एनोलॉजी वहां से ड्रॉ किया है कि चौकीदार जैसे वो सीटी बजा देता है ना, कुछ अगर गड़बड़ होता है, तो आप भी क्या करोगे? आप विसल ब्लो कर दोगे, आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाओगे, आप उनको बोलोगे कि देखो इस कंपनी के अंदर ये इस तरह से करके स्कैम हो रहा है। तो विसल ब्लोअर, आप सब में से जितनों ने भी स्कैम 1992 सीरीज देखा है, तो उसमें जो पहला एपिसोड था जिसमें वो सुचेता दलाल जो वहां पे जर्नलिस्ट है, उसके पास वो एक एम्प्लॉय जाता है और वो नहीं बताता है कि एसबीआई में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ठीक है, और स्कैम के पीछे किसका हाथ है? बोला हर्षद मेहता का हाल था। तो वो कौन था? वो विसल ब्लोअर था। उसने क्या कर दिया? उसने विसल, तो पहले विसल ब्लोअर के लिए इतना प्रोटेक्शन नहीं था, इनका रिकग्निशन भी नहीं था। अभी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन भी दिया है, उनको रिकग्निशन भी दिया हुआ है, और काफी सारे इनको राइट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? मतलब थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया है, बट डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू। एंड स्पेशली अगर क्वेश्चन आ गया व्हाई कंपनीज एक्ट 1956 वाज रिप्लेस्ड विद
द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सारे रीजंस थे। और वैसे भी देखो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए ये सब आपको जानना जरूरी था। अब ये आ जाता है कि कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। देखो जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बट विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सक्लूडेड वो भी बता दिया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट्स और रेदर वो अग्रीमेंट्स जो लीगली एनफोर्सेबल है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या था? बोला सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट where there is a buyer, there is a seller, and there is an agreement to sell, or there is a selling of what? Of goods. Remember, for a consideration, and consideration also in money. तो अगर मैं बार्टर करूंगा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आएगा। आपको याद होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको उसके एप्लीकेबिलिटी के लिए बताया। तो यहां पर भी वही बता रहे कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बोला कंपनीज एक्ट 2013 हर उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ। मैंने आपको बताया था द बर्थ ऑफ द कंपनी, स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन इन द कंपनीज एक्ट लैंग्वेज। ठीक है, कंपनी की भाषा में हम उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो कंपनीज जो है दैट गॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, तो ये 2013 एक्ट का बात कर रहे हैं। तो सर व्हाट अबाउट द कंपनीज विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीवियस कंपनी लॉ? तो यहां पर ध्यान रखो, क्लियरली बोला है कि कोई पुराने कंपनी लॉ के अंदर भी अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ और अभी तक वो जिंदा है तो वो कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मेजॉरिटी कंपनीज ऑफ इंडिया, आप एग्जांपल ले लो रिलायंस का। रिलायंस 1956 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो आप मुझे बताओ क्या रिलायंस इंडस्ट्री ये बोले मैं 2013 को नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? बोला क्योंकि ये मैं तो इसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुआ, आई गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन 1956 एक्ट। आंसर इज नो, इसके ऊपर भी 2013 एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से अगर आप बजाज को देखोगे तो बजाज ग्रुप जो है वो भी किस पे इनकॉर्पोरेट हुआ था? 19 अपना 13 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। फिर अगर आप लो आईटीसी, तो भी उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। तो जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ जैसे कि जियो, वो और उसके पहले वाले एक्ट में सबके ऊपर जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखना, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये देखो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन इनके बाद आप देखो ब्रैकेट में कुछ एक लिखा हुआ है और स्टार्टिंग लाइन आप देखना आपको बिल्कुल कॉमन मिलेगा हर जगह। आप ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द, फिर आप यहां पे देखो, except the provisions of this act are inconsistent with the provisions of the, except where the provisions of the above act are inconsistent with the provisions of the। आया आपको समझ में? देखो ये कॉमन लाइन आपका सेम है। तो आपको अगर याद हो, मैं फिर से आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे लेके जाता हूं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हो। तो अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसी पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई करता है तो वहां पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सी देयर इज अ ट्रांजैक्शन, ओके, देयर इज अ ट्रांजैक्शन विद रेस्पेक्ट टू द सेल ऑफ गुड्स, देयर इज अ ट्रांजैक्शन विद रेस्पेक्ट टू द सेल ऑफ गुड्स, और उसके लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ स्पेसिफाई कर रहा है। तो आप मुझे बताओ क्या एप्लीकेबल होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन से एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वहां पर कुछ स्पेसिफाई करने नहीं कर रहा, इफ इट इज साइलेंट, तो आप मुझे बताओ क्या एप्लीकेबल होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब क्या मैं ऐसा बोलूं, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बीच में झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा? हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट
इस वाले केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में अगर झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा? देयर इज अ ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ध्यान रखना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ही जीतेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं जीतेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब जीत सकता है? जब वो खुद ही अकेले हो। अरे आया समझ में? या आया समझ में? और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है? एक स्पेशलाइज्ड लॉ है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब सेम प्रिंसिपल आप यहां पर लगाओ ना। देखो लॉ, अब आपको समझ में आया? देखो लॉ के प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली सेम है। एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक बैंकिंग कंपनी है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी चाहे जनरेट करता है या इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। एट द एंड ऑफ द डे है तो कंपनी। तो अगर कंपनी है तो उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो एक इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। तो जहां पर भी इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए एक्ट वर्सेस कंपनीज एक्ट आ गया सिचुएशन, तो क्या प्रिवेल करेगा? इंश्योरेंस एक्ट, आईआरडीए एक्ट। आया आपको समझ में? लेकिन हाँ, जहां पर इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए एक्ट साइलेंट है, वहां पर क्या रहेगा? वहां पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम वे एक बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जहां पर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोई पॉइंट बताता है तो वहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से काम होगा। लेकिन अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट साइलेंट है तो फिर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम वे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए देखो, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जहां पर भी एप्लीकेबल कुछ प्रोविजंस बताता है तो ठीक है, अगर वो साइलेंट है तो वहां पर क्या आ जाएगा? कंपनीज एक्ट आ जाएगा। क्या अब आप ये प्रोविजंस को समझ पा रहे हो? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज, but in case of insurance company, banking company and a electricity company where their respective act will coincide with the companies act, in that case the companies act will not prevail, their respective act will prevail। आया आपको समझ में कि कंपनीज एक्ट हर एक तरह के कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जहां पर इन तीन कंपनी के इनके रेस्पेक्टिव रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट के साथ भिड़ेंगे, वहां पर कौन ऊपर आ जाएगा? वहां पर इनके रेस्पेक्टिव एक्ट आएंगे, वहां पर कंपनीज एक्ट बेचारा मैच हार जाएगा। इसके अलावा कोई और कंपनी जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंडर में गवर्नड हो, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट होगा। और फिर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कि कंपनीज एक्ट क्या कर दे, मैंने गवर्नमेंट बोल दे कि देखो इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, तो ठीक है भाई, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये था आपका एप्लीकेबिलिटी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो यहाँ पर कंपनी के आपको फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपनी बोलते कुछ इस तरह से इमेज हमारे दिमाग में आता है, कोई बिल्कुल सूट पहना हुआ इंसान, एक बड़ी सी बिल्डिंग, और आप देखो यहाँ पर तो हेलीपैड भी बना के दे दिया। ठीक है, एकदम अचानक से आपको अमिताभ बच्चन टाइप, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, इस टाइप से आपको कुछ लगता है। सो व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। क्या अब आर्टिफिशियल का मतलब आपको पता है कि मैं दोबारा से बताऊं? पता है, करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अभी तक जितना मैंने बोल बच्चन किया ना, वो सब यहाँ पे अभी कवर हो जाएगा, डोंट वरी। सो इट्स अ कॉर्पोरेशन, ठीक है, विच इज आर्टिफिशियल बीइंग। इट इज इनविजिबल। व्हाई इट इज इनविजिबल? क्योंकि आप कंपनी के बिल्डिंग को देख सकते हो लेकिन कंपनी को नहीं देख सकते। ठीक है, इनटेंजिबल एंड इट एग्जिस्ट ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब वो कानून की किताबों में एग्जिस्ट करता है। आया आपको समझ में? एक्चुअल में उसको आप फिजिकल, उसका कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं। अब आप बोलोगे सर वो मैंने रिलायंस का बिल्डिंग देखा, उसका क्या? सर मैंने वो टाटा हाउस देखा, वो उसका क्या? देखो वो कंपनी की बिल्डिंग है। ठीक है, वो कंपनी की बिल्डिंग है। कल को वो बिल्डिंग वहां पर डेमोलिश आप कर दो तो आप ये नहीं बोलो कि टाटा डूब गया। आया आपको समझ में गाइस? आया आपको समझ में? लेट्स से दिस इज एबीसी लिमिटेड। कल को अगर ये बिल्डिंग टूट गई, ठीक है, या अर्थक्वेक आया, ये बिल्डिंग डैमेज हो गया, तो आप क्या ये बोलोगे एबीसी लिमिटेड खत्म हो गया?
नहीं, आप क्या बोलोगे? कंपनी का बिल्डिंग टूट गया। कंपनी तो आज भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि कंपनी कानून की किताबों में एग्जिस्ट है। नाउ being a mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as an accidental to its very existence. मतलब क्योंकि ये कानून के तहत ही इनकॉर्पोरेट हुआ है, इट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ, दैट्स व्हाई इट्स आर्टिफिशियल पर्सन। ये वही सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकता है जो कि उसका कानून मतलब कंपनीज एक्ट जो उसको पावर देता है, या फिर कंपनी होने की वजह से उसके पास जो एसेट्स आ जाते हैं सिर्फ उसी को रख सकता है। यहाँ पर इन अदर वर्ड्स प्रोफेसर हेने इन्होंने कंपनी को डिफाइन किया और क्या बोला? बोला कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखना। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो इट्स एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तो आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अरे आया समझ में? जैसे हम नहीं बोलते मतलब देखो, इसको आप लोग लिटरल मीनिंग मत लेना और इसका डबल मीनिंग भी मत लेना। वो जैसे बोलते हैं ना, बच्चा पैदा करना पड़ेगा, वैसे ही कंपनी को पैदा करना पड़ेगा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। वो ख्याली बेबी आपके दिमाग में है तो वो ख्याल में रहे। तो सेम थिंग यहाँ पर भी जाता है। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट कंपनी विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, और उसका एक सेपरेट एंटिटी होता है। सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब? कि कंपनी और ओनर दोनों अलग अलग है। लॉ के नजर में दो अलग अलग इंसान है। आप ऐसा नहीं बोल सकते रिलायंस ही मुकेश अंबानी एंड मुकेश अंबानी ही रिलायंस, ऐसा आप नहीं बोलते। आप बताओ, ये क्लियर हुआ? भले ही ये रहे, आपने आई थिंक अकाउंट्स के अंदर भी इनिशियल में कोई एक चैप्टर है आपका जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप पढ़ते हो, उसके अंदर भी वो आता है ना, अकाउंटिंग के अंदर ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा ना, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और उसके अंदर क्या था कि फॉर द अकाउंटिंग पर्पस ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट, यस और नो? So if there is any transaction between the owner and the business, that transaction also gets recorded. अब यहां पर भी वही तो पॉइंट आ गया सेपरेट एंटिटी, कि रिलायंस एक अलग पर्सन है, मुकेश अंबानी एक अलग पर्सन है। इवन दो मुकेश अंबानी, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, 100% शेयर्स होल्ड करते हैं रिलायंस का, स्टिल बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। गाइस क्लियर? इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब? कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे किसी और का होगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट किसने किया? श्री धीरू भाई अंबानी ने। अब ये कंपनी किसको चला गया? कंपनी के शेयर्स किसको चले गए? मिस्टर मुकेश अंबानी को। आगे ये शेयर्स किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? लेट्स से आकाश एंड अनंत अंबानी को। आगे ये किसको चले जाएंगे? मे बी उनके बेटे को, राइट? तो ये कंपनी जो है, ये अगर इनकॉर्पोरेट हो गया, इसका परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। जिसने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है उसके ऊपर या उसके लाइफ के ऊपर ये कंपनी का लाइफ डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैंने एक कंपनी बनाई और मुझे कुछ हो गया, देखो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइफ कब तक है? जब तक उसका प्रोप्राइटर जिंदा है। जहां पर सोल प्रोप्राइटर ऑल्ट F4 हो गया, वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप बंद। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में क्या रहेगा कि कंपनी, अगर सारे के सारे जो कंपनी के मेंबर्स, इनफैक्ट एक आपको आगे स्टेटमेंट भी मिलेगा, अगर कंपनी के सपोज करो टोटल 10 मेंबर्स है, ठीक है, 10 लोग मिलके कंपनी को ओ करते हैं, इस कंपनी के अंदर 10 लोग हैं और 10 लोग इस कंपनी के शेयर्स को ओन करते हैं, और ये 10 के 10 लोग अगर मर जाए, सपोज ये एक एरोप्लेन में जा रहे हैं और वो एरोप्लेन क्रैश हो जाए और 10 के 10 लोग मर जाए, तो भी आप ये नहीं बोलोगे कंपनी मर गया, कंपनी तब भी जिंदा रहेगा। वाई? बिकॉज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सबसे पहला तो ये। तो कंपनी एक लॉ के प्रोसेस से क्रिएट हुआ है, तो कंपनी बंद भी किससे होगा? एक लॉ के प्रॉपर प्रोसेस से। तो जब तक रिलायंस को कंपनी लॉ के प्रोसेस के तहत बंद नहीं किया जाएगा, तब तक रिलायंस इंडस्ट्री इनफाइनाइट लाइफ तक चलता रहेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? राइट? आप देखो, लार्सन एंड टूब्रो, LNT, इसको किसने इनकॉर्पोरेट किया था? दो
डैनिश इंजीनियर्स ने इनकॉर्पोरेट किया था। आज की डेट में ना लार्सन जिंदा है ना टूब्रो जिंदा है, बट फिर भी देखो एलएनटी है ना। बस खाली क्या हो रहे, उसके शेयर्स कभी किसी के पास कभी किसी के पास। आया आपको समझ में? इज दिस क्लियर? इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे कंपनी के अंदर एक कॉमन सील भी होता है। हालांकि आज के डेट में कॉमन सील का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी रिडंडेंट हो चुका है, प्रैक्टिकली इतना वैलिड नहीं है। पर वो क्या होता था कि कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकता, तो इसलिए वो एक कॉमन सील बनवा लेते थे और वहां पे ठप्पा कंपनी का कॉमन सील लग जाता था। तो ये रहता है। सो दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एज वेल एज द फीचर्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात है, एक साथ सारे के सारे फीचर्स भी कंपनी के यहाँ पर डिस्कस हो गए। हालांकि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 या क्लॉज 20 ये डिफाइन करता है कंपनी को, और क्या बताता है दैट कंपनी मींस अ कंपनी which is incorporated under this act or under any previous company law. ओके, तो ये इतना सा आपका डिफरेंस है। अब आप आगे देखो, यहाँ पर आपको कंपनी के फीचर्स बताएं। अब आप देखना, हमने अभी तक जितना डिस्कशन किया ये सब आपको लगेगा फटाफट से फिनिश हो गया। कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये आपसे अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि सारे के सारे मेंबर्स अगर मर भी जाएं तो भी कंपनी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। और ये हो गया परपेचुअल सक्सेशन। और लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके बारे में अभी हम थोड़े टाइम में डिस्कस करते हैं। एंड इट्स अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब इट्स अ पर्सन विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोसेस ऑफ द लॉ। अब देखो सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर कि कंपनी जो है, कंपनी का अपना खुद का एक लीगल पर्सनालिटी है। ध्यान रखना, मैं जो जो वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट करूंगा आप वो वर्ड्स को डेफिनेटली अपने आंसर में इंक्लूड करना। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट ही कर देता हूँ। तो कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी का खुद का एक लीगल पर्सनालिटी है। उसके पास वो सारे राइट्स और पावर्स होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को होता है। हाँ, बस ऐसा नहीं है कि जो कंपनी है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, आगे शायद ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया होगा कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। ठीक है, एनीवे अगर नहीं किया तो हम वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। ठीक है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी इज अ पर्सन। हम बोल सकते हैं इंडिया की कंपनी है, पर हम ये नहीं बोल सकते वो सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है। तो कंपनी हर वो काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है, नॉर्मल इंसान कर सकता है। लेकिन कंपनी कल को जाकर ये नहीं बोल सकता आपकी बार मोदी सरकार, ठीक है, कि हम वोट करेंगे वहां पे। तो कंपनी विल हैव ऑलमोस्ट, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है, इट ऑलमोस्ट हैव द सेम राइट्स एंड द पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। राइट, इसका जो एग्जिस्टेंस है इट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, एक जो कंपनी है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी रख सकता है, उसके अपने नाम पे बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं, वो खुद के नाम पे लोन्स भी ले सकता है, अपने नाम पे उसके लायबिलिटीज हो सकते हैं, और वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकता है। तो ये आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। सो इट इज at law altogether a different person altogether from the subscribers। ये लाइन जरूर लिखना, it's a person different altogether from the subscribers of its memorandum of association। तो बेसिकली सब्सक्राइबर टू एमओए कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया वो। द पर्सन हु इनकॉर्पोरेट्स द कंपनी, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द एमओए, और आप तब जाके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो। तो ये जो सब्सक्राइबर्स है, जो बेसिकली जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया वो अलग और कंपनी अलग। राइट, फिर आपके देखिए इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। तो जैसे आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि अ प्रोप्राइटर कैन और द ओनर कैन ऑल्सो enter into transaction with the business, same way यहाँ पर भी वैसा है। even a member can contract with the company, acquire rights, right, it can incur liability, all those things। इसके अलावा a company capable of owing, enjoying and disposing property in its own name although the capital and the assets are contributed by the shareholder। ध्यान रखना, जब आप बिजनेस में पैसा डालते हो, ठीक है, तो अब देखो जेठालाल अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा डालेगा तो वो क्या बोलेगा, अरे यार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पैसा मेरा पैसा, बात तो एक ही है। लेकिन अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हो जाए तो फिर एक ही बात नहीं होगा, फिर वो कंपनी का पैसा है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी स्टिल बिलोंग्स टू द कंपनी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, आगे देखिए यहाँ पे, अ मेंबर
इवन दो डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। देखो इस केस के बारे में आप देखो क्या होता है, हो सकता है एग्जाम में आपको ये इसके ऊपर केस मिले। सी बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, ये एम जो है वो कंपनी के सारे शेयर होल्ड कर रहा था, ठीक है, 99.99% शेयर, मतलब ऑलमोस्ट यही सारे के सारे शेयर्स होल्ड कर रहा था एक कंपनी के। कौन से कंपनी के? टिम्बर कंपनी के। टिम्बर मतलब लकड़ी, ठीक है। अब जो लकड़ी था ना कंपनी का, जो रॉ मटेरियल्स था लकड़ी था, उसका इसने इंश्योरेंस निकाला। और ये इंश्योरेंस किसके नाम पे निकाला? देखो आइडियली इंश्योरेंस निकालना था कंपनी के नाम पे, बट इसने कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस नहीं निकाल के इसने अपने पर्सनल नाम पे इंश्योरेंस निकाल दिया। फिर ये जो इसके वुड्स थे यहाँ पर, जो टिम्बर वुड था वो खराब हो गए, ठीक है, वो सब देवर लॉस्ट इन फायर। तो ये जो एम है इसने क्या किया? इंश्योरेंस क्लेम किया। इट क्लेम्ड कॉम्पेंसेशन फॉर दिस। अब उसने जब ये इंश्योरेंस क्लेम किया तो कंपनी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बोले एक बात बताओ, जो टिम्बर है, जो रॉ मटेरियल, जिन लकड़ियों में आग लगा, वो तो कंपनी का था। आपने तो इंश्योरेंस करवाया था आपके वाले लकड़ियों के ऊपर, आया आपको समझ में? जो आपके रॉ मटेरियल से उसके ऊपर। अब एम बोलता है भाई अजीब यार, मतलब टाइम पास कर रहे हो आप, ये कंपनी किसका है? कंपनी भी तो मेरा ही है ना। तो जो रॉ मटेरियल्स थे ये मैंने ही तो खरीदे थे, मेरे ही पैसे से खरीदा गया। तो यहाँ पर बोला गया बॉस सॉरी, द रॉ मटेरियल्स ऑफ द कंपनी एंड द रॉ मटेरियल्स ऑफ द ओनर बोथ आर डिफरेंट। तो इसको इंश्योरेंस का कोई भी क्लेम नहीं मिला। इट वॉज हेल्ड दैट द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लाइबल टू हिम as no shareholder has any right on any item or the property which is owed by the company। आया आपको समझ में गाइस? ये पॉइंट आया समझ में? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। तो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स अगर मतलब मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी तब भी एग्जिस्टेंस में रहेगा। जब आप सीए इंटरमीडिएट में आओगे तो एक बहुत फेमस जजमेंट है, उस जजमेंट के अंदर ऐसा बोला गया था कि मतलब एक सपोज करो एक ऑडिटोरियम है जहां पर कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है और वहां पर सारे के सारे मेंबर्स आए हुए, उस ऑडिटोरियम के ऊपर बॉम्ब गिर जाए और सारे के सारे शेयर होल्डर्स मर जाए, या फिर सारे के सारे शेयर होल्डर्स एक एरोप्लेन में जा रहे थे और एक साथ वो सारे के सारे लोग मर जाए क्योंकि एरोप्लेन क्रैश हो गया, तो भी कंपनी बंद नहीं होगा क्योंकि उसका परपेचुअल सक्सेशन है। सिंस इट्स अ कंपनी आर्टिफिशियली created by the law, it is the law alone that can bring end to its life, okay? It is not affected by the death or insolvency of the members। देखो ऐसा है नहीं, बट एग्जांपल देता हूं, कल को अनिल अंबानी बोल दे मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं दिवालिया घोषित करता हूं, तो क्या आप ये बोलोगे कंपनी भी दिवालिया घोषित हो गई? आंसर इज नो, नॉट नेसेसरी। देखो हो सकता है हो भी जाए, ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरी, ठीक है। जैसे आप जेट एयरवेज का एग्जांपल देखो, जेट एयरवेज में जो नरेश गोयल इससे पहले कंपनी को ओ कर रहे थे, उन्होंने बोला अब मैं हाथ खड़े करता हूं, मेरे पास अब और पैसे नहीं है। पर जेट एयरवेज में अभी जलान एंड आई फॉरगॉट द अदर पर्सन, वो दोनों जने मिलकर आके कंपनी को रिवाइव कर रहे। देखो कंपनी अभी भी क्या है? एग्जिस्टेंस में है। सत्यम के अंदर भी ऐसा ही हुआ, घोटाला हुआ, जो रामालिंगम राजू है उसको बाहर निकाला, उसके सारे शेयर्स को हटाए, उसकी जगह महिंद्रा कंपनी के अंदर आ गए, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। अब नेक्स्ट आता है आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी। एक काफी बड़ा फीचर है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, और काफी बड़ा रीजन होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, बट मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो कंपनी की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। इसका क्या मतलब? जब आप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हो या फिर आप किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हो, तो आप अपने आप को कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो और आप बोलते हो मैं इतना अमाउंट कंपनी को पे करूंगा और मैं इतने अमाउंट के लिए ही लाइबल हूं। तो जब सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होता है, वो बोलता है मैं जब कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करूंगा, तो एमओए के अंदर लिखा हुआ रहेगा कि जो भी इंसान कंपनी के शेयर को खरीदेगा, ठीक है, whosoever is going to subscribe the shares of the company, the share have to be paid, मतलब for those share 10 rupees have to be paid, 100 rupees have to be paid। तो एक सब्सक्राइबर का मैक्सिमम लायबिलिटी कितना रहेगा?
यही 100 रुपीज। इससे ऊपर सब्सक्राइबर का लायबिलिटी नहीं रहेगा। गाइस, इज दिस क्लियर? What will be the maximum liability? The maximum liability will be only 100 rupees। 100 रुपए से ज्यादा नहीं रहेगा। देखो, सपोज कंपनी को उसने 100 में से लेट्स से 80 रुपीज पे कर दिया, तब उसका बैलेंस लाइबिलिटी कितना है? उसका बैलेंस लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ये 20 रुपीज रहेगा। इसके अलावा उसको कुछ भी पे नहीं करना। इवन दो कंपनी को 100 करोड़ का लाइबिलिटी आ जाए, 100 करोड़ कंपनी को पे करना हो, पर वो क्या बोलेगा, मैं 20 रुपया ही पे करेगा, इससे ज्यादा मेरा लाइबिलिटी नहीं है। तो ये कंपनी का एक फीचर होता है। अब देखो, ये लाइबिलिटी आप कैसे सेट कर सकते हो? द लाइबिलिटी कैन बी सेट बाय शेयर्स। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो कि मैं जो शेयर सब्सक्राइब करूंगा उसके ऊपर जितना अमाउंट मेरा बनता है मैं उतना का उतना ही पे करूंगा। सो इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा हो सकता है, आप इस तरह से बात करो कि कंपनी अगर बंद हो गई ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं इतना अमाउंट पे करूंगा। जैसे आपने गारंटी दे दी कि अगर कंपनी बंद हो गई ना, तो मैं 5 लाख रुपया देने के लिए रेडी हूं। अब कंपनी अगर बंद हो गई और कंपनी के लायबिलिटीज को पे करने के लिए एसेट्स पूरे नहीं पड़े, तो आपकी लायबिलिटी कितनी पहुंच जाएगी? मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। इवन दो कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का लायबिलिटी होगा, पर आप क्या बोलोगे, माई लायबिलिटी इज ओनली 5 लाख। हाँ, सपोज करो कंपनी में सिर्फ 2 लाख रुपए की लायबिलिटी है, देन ऑफ कोर्स आप सिर्फ 2 ही लाख रुपया पे करोगे। बट अगर 5 लाख रुपए से ऊपर की लायबिलिटी है, तो आपने अपनी लायबिलिटी को यहाँ पर लिमिट कर दिया है। आपने बोल दिया कि देखो, मैंने गारंटी 5 लाख रुपए का दिया था, तो मेरा लायबिलिटी मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। अगर शेयर्स का आया, तो आप बोलोगे मेरा मैक्सिमम लायबिलिटी कितना? जितने का शेयर्स मैंने सब्सक्राइब करके रखा था वो। हाँ, कुछ होते हैं खतरों के खिलाड़ी, वो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम अनलिमिटेड रखते हैं अपने लायबिलिटी को। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड वाला मतलब अ कंपनी कैन आल्सो हैव एन अनलिमिटेड लायबिलिटी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल आल्सो बी अनलिमिटेड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी में लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड ही रहेगा, बट मेजरली अगर आप देखोगे तो कंपनी का लायबिलिटी क्या मिलेगा आपको? लिमिटेड। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? बाकी स्वाद अनुसार, बाकी स्वाद अनुसार आया। किसी को अगर लिमिटेड वाला स्वाद चाहिए तो वो ले ले, अनलिमिटेड वाला स्वाद चाहिए तो वो ले ले। आप बताओ, इज दिस क्लियर? वो बागा बॉय नहीं बोलता कि देखो जैसी जिसकी सोच, तो वहां पर वो बागा बॉय बिल्कुल आके बोल रहा है कि देखो, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट ही इसलिए करते हैं ताकि लायबिलिटी सबकी लिमिटेड रहे। बाकी अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी रखो तो जैसी जिसकी सोच, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसी जिसकी सोच, तो आप अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। कंपनीज एक्ट में उसका भी प्रोविजन दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आई थिंक ये तो मैं जब से कंपनीज एक्ट शुरू किया तब से बार बार रिपीट कर रहा हूं, पर इसमें एक पॉइंट आप यहाँ पे देखना, इवन दो इट्स अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन कंपनी क्या खुद से अपना दिमाग चला सकता है? क्या खुद से कंपनी फंक्शन कर सकता है? आंसर इज नो। यहां पर क्या रहेगा, यहां पर कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे जो कंपनी को चलाएंगे। ठीक है, सो दे आर द डायरेक्टर्स हु आर बेसिकली हु टेक्स द डे टू डे डिसीजंस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के अंदर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, इवन दो इट्स, तो देखो, कंपनी में डिसीजन मेकिंग दो लेवल पे होता है। एक होता है डायरेक्टर्स लेवल पे, ठीक है, वन इज एट द डायरेक्टर्स लेवल एंड अनदर इज एट द मेंबर्स लेवल। तो कुछ डिसीजंस है जो मेंबर्स लेते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं जो डायरेक्टर्स लेते हैं। अब देखो सर, कौन सा डिसीजन मेंबर, कौन सा डिसीजन डायरेक्टर? तो कंपनीज एक्ट के अंदर क्लियरली बताया हुआ है, इन इन चीजों के लिए आपको मेंबर्स का परमिशन लेना होगा, इन इन चीजों के लिए डायरेक्टर्स का परमिशन लेना होगा, और अगर डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा सर, कंपनी में मेंबर तो हमें समझ में आ गया कि आप शेयर खरीद लो या आप मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लो तो आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो। किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, किसी कंपनी का अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको मेंबर्स के पास जाना पड़ेगा। मेंबर्स कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिसाइड करेंगे कि आपको डायरेक्टर बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए। तो जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है, ठीक है, मतलब अगर आप रिलायंस में डायरेक्टर बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते, अगर आप बनना चाहते हो तो आप मिस्टर मुकेश अंबानी के पास चले जाओ। अगर मिस्टर मुकेश अंबानी डिसाइड कर ले तो आप
डायरेक्टर बन सकते हो, आप बन सकते हो। तो सर यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर का क्या, देखो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ, वर्किंग नॉलेज दे रहा हूँ। तो वो सब मैं यहाँ पे डिटेल में इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, कल को मुकेश अंबानी अपने बेटे को, आकाश अंबानी को कंपनी में डायरेक्टर बनाना चाहे, तो फिर यहाँ पर कंपनीज एक्ट और सेबी बीच में आएगा और बोलेगा कि देखो आप अपने ही बेटे को कंपनी में डायरेक्टर बना रहे हो, तो चलो आप वोट मत करो, लेट पब्लिक वोट। तो आपको आया समझ में, माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो ऐसे प्रोविजंस भी है। बट यस, कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्लेन वनीला प्रोविजन अगर आप देखो, तो इन डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? कंपनी सील का मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में खत्म हो चुका है। और वही यहाँ पर बताया कि 2015 में जब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, तो कॉमन सील को जो था उसको मैंडेटरी की बजाय इसको ऑप्शनल कर दिया। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर का जर्नी। आगे का जो हमारा प्रोविजंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वेयर वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील थियरी। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।